हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम आईआर के 10 एमसीक्यूज करेंगे। आज की जो हमारी मेन थीम रहेगी वो कोल्ड वॉर और उसकी उस दौरान जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, नाटो, वॉर्सो पैक्ट एंड नाम, इनके ऊपर जो है क्वेश्चंस हम करेंगे। नाम एक नॉन अलाइंड मूवमेंट जिसे हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें इंडिया ने जो है एक लीडरशिप जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसकी लीडरशिप में। तो 10 एमसीक्यूज हम करेंगे जिसमें नाटो जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे। तो ये 10 एमसीक्यूज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट एरिया से हैं, तो आप ध्यान से जो है मेरे साथ ये एमसीक्यूज कीजिएगा। जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन अलाइंड मूवमेंट नाम आर इज और आर करेक्ट। इनमें से जो नीचे चार स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें से हाउ मेनी, इनमें से कितनी सही हैं। तो पहली स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं, नाम वॉज फाउंडेड ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर, द स्टेटमेंट इज राइट। नाम जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है उसे फाउंड किया गया था इन ईयर 1961 ड्यूरिंग दी बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस। 1961 में उसे जो है फाउंड किया गया था, राइट। नाम था क्या? नाम एक थर्ड फ्रंट था कोल्ड वॉर के टाइम। देखिए, बायपोलर वर्ल्ड हो चुका था, यूएस और यूएसएसआर एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ कैसे रहे थे? दोनों ने अपनी अपनी एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस बना ली थी। यूएसएसआर ने वॉर्सो पैक्ट बना लिया था और यूएस ने नाटो बना के रखा हुआ था, राइट। अब इंडिया जैसी दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में से किसी एक कंट्री के साथ जो है या फिर दोनों कंट्रीज के साथ किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि वो अपनी डेवलपमेंट को चूज कर सकते थे या किसी देश के साथ जुड़ के जो है उसके ऊपर अटैक वगैरह कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि वील ऑर्गेनाइज अ थर्ड फ्रंट जो नॉन अलाइंड मूवमेंट होगा। नॉन अलाइंड मूवमेंट का पर्पस था कि वर्ल्ड के अंदर पीस को जो है प्रमोट करना, ना कि एक ब्लॉक मेंटालिटी को प्रमोट करना कि दो लोग जो है वो ए वर्सेस बी के मेंटालिटी से चलें। सो पर्पस ऑफ द नॉन एलिमेंट इज टू कंस्ट्रक्ट पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर, राइट। तो नाम was founded during Cold War. The statement is right in 1961 और कोल्ड वॉर 1949 से जो है रफली 1948-49 से लेकर 1991 तक चला था। तो पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, नाम रोज एज द थर्ड मिलिट्री ब्लॉक, द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मिलिट्री ब्लॉक तो नाम था ही नहीं। देखिए, नाम का पर्पस ही ये था कि जो दो मिलिट्री ब्लॉक्स बने हुए हैं, पहला नाटो और दूसरा वॉर्सो, वो दोनों जो प्रीच कर रहे हैं मिलिट्री आइडियोलॉजी, उसके अगेंस्ट एक चीज खड़ी करना जो पीस को प्रमोट करेगी। तो सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि गलत है। थर्ड पॉइंट, नाम currently has 120 member states. The statement is factual in nature and it is right. नाम में अभी जो है 120 मेंबर स्टेट्स के आसपास जो है क्या है, मेंबर स्टेट्स हैं। The statement is right. फोर्थ स्टेटमेंट, नाम प्रमोट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर। कोई भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो ऐसा समझा जाता है कि या तो हम उसे जो है आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिकली इस चीज पे जो है बात होती है, लेकिन नाम एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाम का। सो दैट्स व्हाई द फोर्थ स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। इट प्रमोट्स इन द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एरियाज, पॉलिटिकल एरियाज, कल्चरल एरियाज, इन सब में जो है नाम कंट्रीज एक दूसरे के साथ प्रमोट करती हैं। सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट। तो ऑप्शन क्या होगा? Only 3 are correct. The second statement is not correct. Answer will be C. Now the second question. Regarding NATO, how many statements are true? NATO के context में इनमें से 4 स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट जो है वो सही है? नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये बनी कब थी? 1949 में। 1949 में बनी क्यों थी? देखिए, बर्लिन एयरलिफ्ट करके एक इंसिडेंस हुआ। बर्लिन एयरलिफ्ट में हुआ क्या कि जो स्टालिन थे उन्होंने जो है बर्लिन के जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो सोल्जर्स जो है वो इधर उधर थे क्योंकि दोनों ताकतें इकट्ठा लड़ी थी, यूएसएसआर और बाद में यूएस वगैरह, यूके और फ्रांस, इन सब ने इकट्ठा लड़के जो है हिटलर को हराया था, राइट। तो स्टालिन ने क्या किया कि जर्मनी में जो है एक बैन लगा दिया कि अब जो है जो वेस्टर्न ट्रूप्स की आप हेल्प नहीं कर सकते जो ईस्ट बर्लिन में या ईस्ट जर्मनी में प्रेजेंट है। अब हेल्प करने के लिए किया गया कि एयरलिफ्ट की वजह से एयरलिफ्ट से सप्लाईज भेजी गई थी, राइट।
जब बर्लिन एयरलिफ्ट के बाद क्या हुआ, बर्लिन ब्लॉकेड भी जिसे हम पढ़ते हैं, बर्लिन ब्लॉकेड के बाद नाटो की कंस्ट्रक्शन हुई थी। बर्लिन ब्लॉकेड ने यूरोपियन कंट्रीज को डरा दिया था कि अगर स्टालिन ऐसा कुछ कर सकते हैं तो कल को ये जो यूरोप पे अटैक या यूरोप को कॉन्कर करने की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं। सो देन कॉन्सिक्वेंटली नाटो एज अ मिलिट्री फ्रंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज फॉर्म्ड। So the first statement is NATO was established in 1949. यहां तक बिल्कुल सही है। After the fall of the Berlin Wall. अब कल अगर आपने क्लासेस लगाई थी MCQ वाली तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बर्लिन वॉल की तो कंस्ट्रक्शन ही 1961 से स्टार्ट हुई थी। So how can this statement be true? यहाँ पे तो फैक्चुअल एरर ही आ गया। So the statement is not true, right? Now the second statement, NATO's primary purpose is collective defense. Absolutely right. NATO का जो प्राइमरी पर्पस है वो कलेक्टिव डिफेंस का पर्पस है। आर्टिकल 5 ऑफ नाटो चार्टर स्टेट्स कि अगर आप किसी भी एक नाटो मेंबर कंट्री के ऊपर जो है अटैक करते हैं तो सभी नाटो कंट्रीज उसको अपने ऊपर अटैक कंसीडर करेंगी एंड दे विल रिस्पॉन्ड कलेक्टिवली, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दैट्स व्हाई हम इसे जो है क्या कहते हैं, एक मिलिट्री ब्लॉक कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, नाटो हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड कंट्रीज फ्रॉम दी फॉर्मर सोवियत यूनियन। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मर सोवियत यूनियन में कौन कौन सी कंट्रीज थी? फॉर एग्जांपल जो आज नाटो के मेंबर हैं, आपने 3 कंट्रीज का नाम सुना होगा, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। ये कंट्रीज पहले क्या हुआ करती थी? सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी। ये सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब यही सारी कंट्रीज एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया क्या हैं? ये सारी कंट्रीज नाटो का पार्ट हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ, नाटो ऑपरेट्स अंडर अ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि नाटो किसी भी दूसरे कंट्रीज के अफेयर्स में जो है इंटरवीन नहीं करता। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। व्हाई? आपने पढ़ा होगा कि नाटो की फोर्सेस ने आज तक एक ही बार जो है आर्टिकल 5 को जो है यूज किया है, वो जब उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जो है रेड्स करी थी, राइट, टू कैच दी ओसामा बिन लादेन आफ्टर दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक। और जो है सर्बिया, कोसोवो, इनका जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यहाँ पे भी नाटो ने जो है इंटरवीन किया था बीच में आके। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नाटो इंटरवीन्स इन दी डोमेस्टिक और टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अ रीजन, राइट। अब कितनी स्टेटमेंट सही होगी? वन, द थर्ड स्टेटमेंट इज राइट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। सो आंसर विल बी ओनली 2 are correct because the first statement is not right and the fourth statement is not right. Only 2 are correct. B. Third, how many of the following statements regarding current developments in NATO are true? Question ध्यान से देखेंगे आप। NATO क्या है? एक static part है। करंट डेवलपमेंट्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पार्ट से मिलके आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नाटो हैज इंक्रीज्ड इट्स मिलिट्री प्रेजेंस इन ईस्टर्न यूरोप। अब आप कहेंगे कि ये हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया है, हमने कहीं एक्सप्लिसिटली किसी मैगजीन में नहीं पढ़ा। तो बिल्कुल पढ़ा है आपने, एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जब आपने पढ़ा कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, क्या हो रहा है? रशिया यूक्रेन का वॉर जो 2022 में शुरू हुआ, उस वॉर के टाइम पे हुआ क्या? बेसिकली जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, सो द यूरोपियन कंट्रीज आर वरीड अबाउट देयर सिक्योरिटी। वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर जो है घबरा गए थे। सो व्हाट हैपेंड कॉन्सिक्वेंटली? नाटो ने यूरोप में अपनी प्रेजेंस को, मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया ताकि वो एक सिंबॉलिक स्टैंड दिखा सके रशिया को कि नाटो इज स्टिल एक्टिव। तो प्लीज डोंट ट्राई to do anything which you try to do upon the Ukraine. ऐसा कुछ भी है जो है नाटो कंट्रीज के साथ मत कीजिएगा। So the first statement is right. If you analyze that there is some effect of Russia-Ukraine war upon the NATO countries. So the effect is that NATO is getting revived. राइट, वो जो है दोबारा बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, उसने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नाटो इज कंसिडरिंग न्यू मेंबर्स फ्रॉम एशिया। देखिए नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
सो नाटो हैज नो मेंबर फ्रॉम दी एशिया, नाटो के अंदर एक भी मेंबर जो है वो एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन नहीं है। नाटो के सभी मेंबर या तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से हैं या फिर वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट से हैं। दैट्स वाई इट इज नोन एज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक जो है एक अटलांटिक ओशन का एक सब पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, राइट। और उसके वेस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका है, उसके ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो यूरोप है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर उसके अंदर क्या है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट, नाटो ऑल्सो फोकसेस अपॉन साइबर थ्रेट्स। एब्सोल्युटली, अगर आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ा तो आपने इनडायरेक्ट पढ़ा होगा कि एस्टोनिया एक कंट्री है जिसके इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है उनसे एक चीज़ में टाइज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है साइबर डिफेंस सिस्टम। एस्टोनिया रशिया के बिल्कुल एडजेसेंट कंट्री है, राइट। एस्टोनिया में बहुत ज़्यादा एलिज किया जाता है कि वहाँ पे रशियन साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एस्टोनिया ने अपने साइबर सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेंथन करके रखा हुआ है। सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइबर डिफेंस इज एस्टोनिया। और इंडिया चाहता है कि एस्टोनिया हमारे साथ जो है अपनी साइबर डिफेंस टैक्टिक्स को शेयर करे, क्योंकि हमारे भी जो नेबरर्स हैं वो हमारे साथ कुछ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। एंड देयर वर इंस्टांसेस जब चाइना से यहाँ पे इंडिया में करे गए साइबर अटैक्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स में। तो हम चाहते हैं कि एस्टोनिया हमारी हेल्प करे यहाँ पे। एंड एस्टोनिया इज मेंबर ऑफ नाटो ऑल्सो। एंड नाटो जो है वो बहुत ज़्यादा करंट रेलेवेंट रखती है, राइट। और साइबर अटैक्स, जो साइबर अटैक का एक फिनोमिना है, ये भी बहुत ज्यादा करंट ओरिएंटेड है। सो द स्टेटमेंट इज राइट, नाटो फोकसेस अपॉन दी साइबर थ्रेट्स, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट, फिनलैंड एंड नॉर्वे आर द मोस्ट रिसेंट यूरोपियन मेंबर्स ऑफ नाटो। This statement is partially right and partially incorrect, which means this statement is not correct. Factually ये गलत होगी। Right क्यों है partially? क्योंकि फिनलैंड जो है recent member है, but Norway was one of the founding member of NATO in 1949. So the statement is not true. Two statements are here false and two statements are here true. So the answer will be only two are correct. Next question की तरफ चलते हैं। Fourth question. How many of the following statements regarding नाम्स relevance today? आज के कंटेक्स्ट में नाम की रेलेवेंस में इन चार स्टेटमेंट से में से कितनी स्टेटमेंट जो है सही है? The first statement is नाम has become less significant due to globalization. अब नाम बनी क्यों थी? नाम का पर्पस था कि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में ब्लॉक मेंटालिटी से, उनके जो है उनको रिजोल्व करना, वहां पे एक पीस का थर्ड फ्रंट बन के आना। तो क्या ग्लोबलाइजेशन से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होना खत्म हो गए? जी बिल्कुल नहीं। रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल पैलेस्टीन हो रहा है, राइट। म्यांमार में क्राइसिस हो रहा है, तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट तो खत्म नहीं हुए। तो नाम की रेलेवेंस कैसे कम हो जाएगी? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट राइट। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन नाम की सिग्निफिकेंस कम नहीं हुई है, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, रिसेंटली 19 समिट, नाम का 19 समिट होस्ट किया युगांडा ने कंपाला शहर में। कब? जनवरी 2024 में। स्टेटमेंट फैक्चुअली नेचर है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सबसे रिसेंट समिट जो है वो 2024 में हुआ, जो कंपाला में हुआ, जो युगांडा के अंदर है। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है और नाम की मेंबर भी है। युगांडा जो है अभी वो चेयर भी कर रही है नाम को, राइट। नाम फोकसेस सोलली ऑन मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट। नाम जो है सिर्फ और सिर्फ सोलली, देखिए यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम वर्ड है ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है पूरी स्टेटमेंट पे। एक्सट्रीम वर्ड्स ऐसा करते हैं। अब क्या कह रहा है, अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है कि नाम सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट में, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। नाम बहुत सारी चीजों पर फोकस करता है, पॉलिटिकल नॉन अलाइनमेंट में, ब्लॉक मेंटालिटी को खत्म करने में, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, जो हमने पहले भी करा। तो स्टेटमेंट इज नॉट राइट, राइट। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट, नाम कंट्रीज कोलैबोरेट ऑन क्लाइमेट change initiatives. Statement is very right, because you have to remember that most of the NAM countries are also the member of Global South. ग्लोबल साउथ की भी जो है मोस्ट ऑफ द नाम कंट्रीज मेंबर है। और ग्लोबल साउथ का क्लाइमेट को लेके क्या, क्लाइमेट चेंज को लेके क्या से है? मोस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ कंट्रीज जो है वो एक बात कहती हैं क्लाइमेट चेंज को लेके
कि जो क्लाइमेट चेंज आज हो रहा है उसमें बहुत बड़ा हाथ है वेस्टर्न कंट्रीज का, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए, और उसके चेंजेस जो टेम्परेचर में हुए, ग्लोबल एनवायरनमेंट में हुए, हमें आज देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रीज जो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, जिनके पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर पैसे नहीं है उन टेक्नोलॉजी को जो है प्रोक्योर करने के लिए, वो भी सफ़र कर रही हैं। सो ग्लोबल साउथ आस्क्स ग्लोबल नॉर्थ ईदर शेयर द टेक्नोलॉजी और फाइनेंस ग्लोबल साउथ टू टैकल विद द क्लाइमेट चेंज। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, जो कहती है कि नाम कंट्रीज कोलैबोरेट ऑन द क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट सही हैं और 2 स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर विल बी ओनली 2 are correct, B, right? How many statements about current challenges facing NATO are accurate? कितनी स्टेटमेंट जो है इसमें से नाटो के रिगार्डिंग जो है एक्यूरेट हैं? किस चीज को लेके? चैलेंजेस को लेके। अगेन जो है ये करंट ओरिएंटेड टॉपिक है, लेकिन नाटो जो है वो स्टैटिक पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या है? द राइज ऑफ चाइना, चाइना का राइज जो है वो एक न्यू चैलेंज पोज करता है नाटो के स्ट्रैटेजिक फोकस के ऊपर। नाटो जब बना तो उसका स्ट्रैटेजिक फोकस जो था वो था यूएसएसआर, यानी कि उसको यूएसएसआर को टैकल करना था। बट आज भी नाटो एग्जिस्ट करता है। वॉर्सो पैक्ट तो कब का खत्म हो गया। तो आज नाटो का एक जो मेजर स्ट्रैटेजिक फोकस है वो क्या है? चाइना। बिकॉज नाउ चाइना इज राइजिंग, चाइना की जो राइजिंग इकोनॉमिक पावर है वो यूरोप में और अमेरिका में एक काइंड ऑफ जो है उन्होंने टेंस एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर दिया है। बिकॉज चाइना हैज क्रिएटेड एन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस विद दीज कंट्रीज। अब इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज अगर चाइना को टैकल करते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स के, बैन लगा दिया, सैंक्शंस लगा दिया, या अमेरिका ऐसा कुछ करता है जो ट्रम्प ने ट्राई भी किया था, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा उन लोगों को। तो इसलिए क्या है? द राइज ऑफ चाइना पोजेस सिग्निफिकेंट थ्रेट फॉर दी नाम, राइट? दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक फोकस ऑफ नाम। द स्टेटमेंट इज राइट। इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स अमंग मेंबर कंट्रीज हैव वीकन्ड नाटोज कोहेशन। इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स जो है नाटो कंट्रीज के एक दूसरे के साथ, उनकी वजह से क्या हुआ है? नाटो कंट्रीज का जो कोहेजन है नाटो के अंदर, यानी कि नाटो की जो एक यूनिटी है वो वीक हो गई। इसको आप समझ सकते हैं ट्रंप के अराइवल से। व्हेन ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो फिर ट्रंप ने किया क्या? नाटो कंट्रीज को जो है ये बार बार बोलना शुरू कर दिया और धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर उन्होंने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग ना इंक्रीज करी, जो उन्होंने रिसेंटली कर भी दी है, प्रॉमिस करी है, तो वो क्या करेंगे? नाटो से जो है यूएस को विड्रॉ कर लेंगे। अब जब ये धमकियां वो बार बार दे रहे थे, सो मेनी यूरोपियन कंट्रीज वर लेट्स से उनके ऊपर बहुत बड़ी जो है कंपल्शन आ गई कि अब उनको अपनी जीडीपी में से डिफेंस के ऊपर जो शेयर है उसे 5% तक लेके जाना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज जो नहीं लेके जा सकती, जैसे स्पेन ने कहा कि मैं नहीं लेके जा सकती, तो उससे क्या हुआ? अब स्पेन नाटो का भी पार्ट है। तो अब नाटो कंट्रीज के आपस में जो पहले यूनिटी हुआ करती थी, उसमें क्या जो है बहुत सारे गैप्स दिखना शुरू हो गए। स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। द विड्रॉल, थर्ड स्टेटमेंट, द विड्रॉल ऑफ यूएस वेपन्स फ्रॉम यूरोप सिग्निफाइज अ डिक्लाइन इन नाटोज रेलेवेंस। इस स्टेटमेंट कह रही है कि जो विड्रॉ हुआ यूएस वेपन्स का, कहां से? यूरोप से, वो सिग्निफाई करता है कि नाटो जो है वो उसके रेलेवेंस में डिक्लाइन आया है। अब अगेन यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर को याद कीजिए। रशिया यूक्रेन वॉर जब से हुआ है तब से यूएस ने अपने वेपन शेयर को इंक्रीज कर दिया है। हमें ध्यान रखना है कि ट्रंप जो है वो 2025 में ही आए हैं प्रेसिडेंट बन के इलेक्ट, वो 2024 में हो गए, तो इससे पहले बाइडन हुआ करते थे। बाइडन ने अपने टाइम में सिग्निफिकेंट जो मिलिट्री शेयर है, वो चाहे वेपन्स का शेयर हो या स्पेंडिंग हो, राइट, या फिर सपोर्ट हो अपने नाटो एलायंस का, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया था यूएस ने, ताकि नाटो जो है रेलेवेंट रहे और यूरोप जो है वो सिक्योर फील करे। सो थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, राइट। फोर्थ, सो फार आर्टिकल 5 ऑफ नाटो हैज बीन ब्रोट इनटू एक्शन ओनली वंस। द स्टेटमेंट इज राइट। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, स्टैटिक स्टेटमेंट हो चुकी है। 2001 में पहली बार आर्टिकल 5 को जो है इन्वोक किया गया था, उसके बाद और उससे पहले अभी तक नहीं हुआ है वो। सो कितनी ये स्टेटमेंट सही होगी अपनी? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ स्टेटमेंट सही है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो अभी इसका आंसर क्या होगा? इसने पूछा है एक्यूरेट, यानी कि सही स्टेटमेंट्स कौन सी हैं। सो आंसर विल बी ओनली
3 आर करेक्ट। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देख रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, नहीं थर्ड पार्ट, ये थोड़े करंट ओरिएंटेड है, बट फोर्थ पार्ट जो है एक स्टैटिक स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 5 जो है आज तक वो एक ही बार जो है इन्वोक किया गया है। सो द आंसर विल बी ओनली 3 आर करेक्ट, सी, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के कंटेक्स्ट में कितनी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है जो रिसेंट सबमिट हुआ था, उसको लेके मैंने डाला है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट क्या है, द रिसेंट 19th समिट इन युगांडा, जो कंपाला जो है सबमिट हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, युगांडा स्लैम्ड इजरायली मिलिट्री एग्रेशन एंड कॉल्ड फॉर द implementation of UNSC resolution to allow humanitarian aid into the besieged Gaza Strip। अब ये सही है, देखो जब 19 समिट हुआ नाम का तो उसमें एक डेक्लेरेशन आई, यानी कि जो नाम कंट्रीज बिलीव करती हैं, वो जो डेक्लेरेशन थी उसमें ये लिखा हुआ था कि जो इजराइल ने एग्रेशन किया है, जिस लेवल का एग्रेशन वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। उन्हें जो है ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस उन्होंने वहाँ पे पैदा कर दिया वो बहुत गलत है। और वो उन्होंने ये कहा कि इजराइल को जो ह्यूमैनिटेरियन एड है जो गाजा स्ट्रिप में जानी चाहिए वो नहीं रोकनी चाहिए, उसे वो वहाँ जाने देना चाहिए। यूएनएससी ने भी एक रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें यूएनएससी ने कहा था कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसे वहाँ तक पहुँचाने का काम है इजराइल का, उसे बीच में ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इसी यूएनएससी के रेजोल्यूशन को कंपाला डिक्लेरेशन में क्या किया गया, अपहेल्ड किया गया। सो फैक्चुअल स्टेटमेंट है थोड़ी सी और ये सही स्टेटमेंट है, राइट। सेकंड, युगांडा हैज टेकन ओवर एज चेयर फ्रॉम अजरबैजान टू रन अंटिल 2027। स्टेटमेंट में क्या लिखा है, युगांडा से पहले जो लीडरशिप रोल था, जो नाम को लीड कर रही थी कंट्री, वो थी अजरबैजान, और अजरबैजान से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब युगांडा ने ले ली है और युगांडा जो है चेयर करेगी नाम को 2027 तक। अगेन ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, राइट, और ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। युगांडा से पहले अजरबैजान के पास थी नाम की चेयर, अब जो है वो युगांडा के पास है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, आंसर विल बी C, both A and B are correct, right? चलिए, seventh, how many of the following countries came out from the dissolution of USSR? इनमें से कितनी कंट्रीज, आपके सामने 7 कंट्रीज के नाम लिखे हैं, इनमें से वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी और 1991 में जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी। यानी कि पहले वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1991 में, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन के सामने आई, राइट। नाउ कजाकिस्तान, एग्जैक्टली। सेंट्रल एशियन सारी कंट्रीज, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 की 5 कंट्रीज पहले जो हैं यूएसएसआर का पार्ट थी और ये 5 की 5 इंडिपेंडेंट बनी जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, राइट। और आपकी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, राइट, ये सारी क्या हैं, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सारी कंट्रीज भी पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी और ये सभी भी अब आज क्या हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। अब काउकेशियन कंट्रीज, जियोर्जिया, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये 3 कंट्रीज भी पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी, आज ये 3 कंट्रीज भी क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। अब सामने देखते हैं, कजाकिस्तान बिल्कुल सही है, बेलारूस बिल्कुल सही है, मोल्डोवा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री बिल्कुल सही है, तुर्कमेनिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री बिल्कुल सही है, जॉर्जिया, राइट, काउकेशियन कंट्री बिल्कुल सही है, आर्मेनिया अगेन काउकेशियन कंट्री बिल्कुल सही है, राइट। 7th ऑप्शन इज पोलैंड। पोलैंड कभी भी जो है यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। इनफैक्ट पोलैंड वाज वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ दी नाटो। नाटो का जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है पोलैंड। जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो पोलैंड में बाइडेन ने एक अपनी बहुत फेमस स्पीच दी थी। उससे पहले वहीं पे जो है जब 2008 में जो है ये रशिया ने अपने एग्रेशंस किए थे जॉर्जिया के ऊपर और 2014 में जो है रशिया ने एग्रेशन किया था क्रीमियन पेनिनसुला के ऊपर, तब भी बैराक ओबामा जो तब जो है प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब उन्होंने भी पोलैंड से जो है एड्रेस किया था, राइट। सो पोलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट नाटो मेंबर। तो ये क्या है, गलत है यहाँ पे। सो आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 countries qualifies for the option, right? 8th, the Iron Curtain referred to what? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आयरन कर्टेन है क्या? विंस्टन चर्चिल, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने अपनी स्पीच में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था।
तो आयरन कर्टेन में वो बता क्या रहे थे कि एक लोहे की चद्दर है किसके बीच में, दो आइडियोलॉजीज के बीच में। एक आइडियोलॉजी जो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिज्म में विश्वास रखते हैं, राइट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल में बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस में बिलीव करते हैं, वो लोहे की चद्दर के इस तरफ है। और दूसरी तरफ क्या है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं, जो इसमें बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी और लिबर्टी नहीं होती, सोसाइटी को एक कॉमन तरीके से एग्जिस्ट करना पड़ता है। अब एक तरफ कम्युनिज्म और एक तरफ कैपिटलिज्म, ये दोनों जो हैं एक बहुत स्ट्रिक्ट वॉल से एक दूसरे से डिवाइडेड हैं। आयरन कर्टेन रेफर कर रहा था जो आइडियोलॉजिकल गैप हैं यूएसएसआर और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, जिससे वो दोनों कभी भी एक एलाय के उसमें रूप में जो है कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट। सो व्हाट वाज आयरन कर्टेन? अ डिफेंसिव मिलिट्री सिस्टम? नो, इट वाज नॉट। A series of trade agreements? No, it was not. A United Nations initiative? No, it was not. So what it was? The division between communist Eastern and कैपिटलिस्ट वेस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप जो यूएसएसआर का पार्ट था, यहाँ पे जो कम्युनिस्ट ईस्टर्न लिखा हुआ है ये कौन सा यूरोप है, जो यूएसएसआर का पार्ट था। जिन कंट्रीज का मैंने आपको नाम बताया अभी, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, ये सारी कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप में थी और इनमें कम्युनिज्म प्रेवलेंट था। और दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप, वहां पे क्या था, वहां पे कैपिटलिज्म प्रेवलेंट था। सो आंसर विल बी डी, राइट। द ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन वॉज इंटेंडेड टू जस्टिफाई। जो ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है वो क्या जस्टिफाई करती है? इट वॉज इंटेंडेड टू जस्टिफाई सोवियत सपोर्ट फॉर नॉन अलाइंड कंट्रीज। अच्छा, ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन है क्या? लियोनिड ब्रेजनेव क्या थे? कोल्ड वॉर के टाइम पे वो जो हैं यूएसएसआर के बहुत बड़े लीडर रहे हैं। ब्रेजनेव जो है बिलीव करते थे कि जैसे ही किसी यूएसएसआर के किसी एक जो है सोशलिस्ट ब्लॉक में, मान लो किसी सेंट्रल एशियन कंट्री में या फिर किसी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में अगर कोई रेवोल्यूशन खड़ी करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे यूएसएसआर का जो सेंटर है वो यूएसएसआर का सेंटर उसे हेल्प करेगा आर्म्ड टर्म्स में, ताकि वो रेवोल्यूशन को कंप्लीटली सप्रेस कर सके। अगर कहीं पे भी यूएसएसआर के अंदर कम्युनिज्म को जो है खतरा जो है क्रिएट किया जाता है, कम्युनिज्म के लिए उसके लिए कोई थ्रेट क्रिएट किया जाता है, उसे वायलेंटली जो है सप्रेस किया जाएगा और यूएसएसआर उसमें एक्टिवली हेल्प करेगा अपने ब्लॉक मेंबर्स की, राइट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन जो है इस चीज को सेटिस्फाई करता है? सोवियत सपोर्ट फॉर नॉन लैंड कंट्रीज? नो, इट इज नॉट ट्रू। यूएस इंटरवेंशन इन लैटिन अमेरिका? अगेन इट इज नॉट ट्रू। लॉन्चिंग द मार्शल प्लान? मार्शल प्लान तो लॉन्च ही वेस्टर्न कंट्रीज ने किया था, तो ये भी गलत है, राइट। द फोर्थ ऑप्शन इज सोवियत इंटरवेंशन इन सोशलिस्ट कंट्रीज। किसी भी सोशलिस्ट कंट्री में अगर कोई एंटी कम्युनिज्म कोई रेवोल्यूशन खड़ी होती है तो सोवियत्स जो है उसमें हेल्प करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो जैसे ही मुजाहिदीन ने उसके अगेंस्ट एक थ्रेट खड़ा किया, सोवियत्स इन्वेडेड अफगानिस्तान। 1979 में सोवियत्स ने क्या किया? अफगानिस्तान में इन्वेजन शुरू कर दी। सो इट वाज नथिंग, इट वाज द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्रेजनेव डॉक्ट्रिन ओनली, राइट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द कोरियन वॉर। कोरियन वॉर के बारे में हमने कल भी करा था। इट वाज द फर्स्ट मेजर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कल जब हमने पढ़ा था, राइट। द कोरियन वॉर एंडेड इन फर्स्ट मेजर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। द कोरियन वॉर एंडेड इन स्टेलमेट इन 1953। 1953 में वो एक स्टेलमेट से जो है उसका एंड हो गया। डिमिलिटराइज्ड जोन बना दिए गए दोनों कंट्रीज के अपने अपने, राइट, बीच में। विद डिवीजन ऑफ कोरिया एट दी। ये क्वेश्चन आपसे एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन जानना चाह रहा है कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हम पढ़ते हैं, उन दोनों कंट्रीज को डिवाइड कैसे किया? उन दोनों कंट्रीज को डिवाइड तो किया गया था जब कोरियन वॉर खत्म हुआ था, बट व्हाट इज द लाइन विच इज डिवाइडिंग देम? वो कौन सा जो है लैटिट्यूड है जो उन दोनों कंट्रीज को डिवाइड करता है? 17th पैरेलल? नहीं। 23rd पैरेलल? नहीं। 49th पैरेलल? बिल्कुल नहीं। आंसर इज 38th पैरेलल। 38th पैरेलल इज बॉर्डर, इज द डी फैक्टो बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ये आपके आज के करंट अफेयर्स थे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है प्लीज फील फ्री टू आस्क, राइट। थैंक यू वेरी मच।